हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.5 को आगे बढ़ाने वाले हैं। थोड़ा सा सेटबैक हो गया था कुछ पर्सनल सिचुएशंस की वजह से, तो जिस वजह से हमारा ये जो चैप्टर था वो आगे 10th की वीडियोस नहीं बना पाई मैं। अब रेगुलरली फिर से वीडियोस आपकी जो आया करती थी सेम टाइम पर आएंगी। सिचुएशंस जो हैं वो कुछ क्लियर हो गई हैं, तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हम बिल्कुल इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं ताकि इसे ख़त्म करके हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ सकें। मुश्किल से अब 3 और वीडियो लगेंगी, ये और इसके अलावा 2 और 3.6 को सॉल्व करते हुए, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आप चाहें तो नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हैं उसकी वीडियो में बनाऊं। ज़रूरी नहीं है कि हम सीक्वेंस में ही चलें। अगर आपको किसी और चैप्टर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट लग रही है तो मैं उसके लिए भी पहले वीडियो जो है वो बना सकती हूँ। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी नोट के साथ हमारे एक्सरसाइज 3.5 की तरफ। ऑलरेडी हम इसके 4 क्वेश्चंस जो 3 क्वेश्चंस जो हैं वो कर चुके थे। आज हम उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो मेरे वर्ड प्रॉब्लम्स थे। जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स, इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो हम उन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आप इन वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो 3.5 में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख रहे थे, लेकिन जो मेरा ये क्वेश्चन है ये कहता है कि किसी भी मेथड को यूज़ करके जो है हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही यूज़ करें, हम कोई सा भी अपना जो है मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट वाला क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं जिसमें एक फिक्स्ड चार्ज होता है, एक वेरिएबल चार्ज होता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी गिवन है। यहाँ पर ये कह रहे हैं अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 at hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो यहाँ पर आपका क्या है कि हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, लड़कियाँ रह रही हैं, क्योंकि इन्होंने बार बार यहाँ पे शी करके जो है वो मेंशन किया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि एक जो लड़की है वो 20 दिन एक तो फिक्स चार्ज है जो रहने का है, और उसके अलावा एक खाने का चार्ज कि जो इंसान जितना खाना ले रहा है, जितने दिन खाना ले रहा है उसके हिसाब से उसे जो है चार्जेस देने पड़ रहे हैं, मिला के दे रहे हैं फिर वो उसे। तो एक जो मेरा स्टूडेंट ए है वो हमारा 20 दिन तक जो है खाना लेती है और 1000 रुपीज़ हॉस्टल चार्जेस भरती है। दूसरी तरफ जो मेरी स्टूडेंट बी है वो 26 डेज तक खाना ले रही है और 1180 जो रुपीज़ जो है वो चार्जेस के भर रही है, वो उसको पैसे वो उतने भर रही है। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं चाहूँगी कि आप यहाँ कंफ्यूज हो। तो 4th का फर्स्ट पार्ट जो है सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट दी फिक्स्ड चार्ज बी x। जो मेरा फिक्स्ड चार्ज है वो x हो गया, और यहाँ पे लेट दी वेरिएबल फूड चार्ज बी y। तो वेरिएबल जो फूड चार्ज था उसको मैंने y ले लिया। अब स्टूडेंट ए का देखिए सिचुएशन क्या थी, उसने अपना x तो उसको भी देना है, x स्टूडेंट बी को भी देना है। तो स्टूडेंट ए ने x चार्ज तो दिया, साथ में वो 20 दिन जो है खाना भी उसने खाया था। तो 20 दिन मतलब कि 20 y डेज वो रही है। उसने कितने पैसे दिए टोटल, इन दोनों को मिला के 1000 रुपीज़ दिए। तो ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन बिना कुछ सोचे समझे। सिमिलरली जो मेरी स्टूडेंट बी थी उसने x वाला चार्ज तो दिया ही, अब लेकिन ये स्टूडेंट मेरी 26 डेज जो है वो खाना लेती है, तो उसने 26 y डेज जो है वो खाना लिया है, और ये चार्ज कितना दे रही थी, ये चार्ज दे रही थी 1180 का। तो ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन इनके सिचुएशन के हिसाब से कि 2 स्टूडेंट्स हैं और वो कितना खाना ले रहे हैं, फिक्स चार्ज दे रहे हैं। फाइंड आउट क्या करना है, फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना है, और साथ में ये भी फाइंड करना है कि स्टूडेंट ए ने जो है वो कितना फूड के ऊपर एक्सपेंस किया है और स्टूडेंट बी ने फूड के ऊपर कितना एक्सपेंस किया है। तो अभी देखो यहाँ पे कोई भी मेथड लगा सकते हैं। मुझे एलिमिनेशन मेथड पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी ये चीज़ कही थी, तो मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगी। इजी है, x और x दो एक जैसे दिख रहे हैं, मैं बस इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मुझे आंसर इजीली मिल जाएगा। तो मैं बस वही करने वाली हूँ अभी यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। तो जब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगी ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा।
x में से x क्या, x कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आप देखिए 26 में से 20 जाता है तो 6y बचेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन 26 के साथ लगा हुआ है जो कि बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब -6y यहाँ पे बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए जब 1180 में से 1000 जाएगा तो सिर्फ 180 बचेगा, लेकिन 1180 एक बड़ा नंबर है और उसका साइन माइनस का यहाँ हो गया, तो ये भी माइनस का आएगा, मतलब कि माइनस का 180। तो माइनस से माइनस तो जो है वो मेरा कैंसिल हो जाने वाला है। y आ गया मेरा 180/6, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, मतलब y की वैल्यू तो आराम से मेरी यहाँ पर 30 जो है वो निकल के आ गई। अब मैं किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करा के x की निकाल सकती हूँ, तो बस वही करेंगे अब यहाँ पे, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1, मैंने 1 में रखा तो ये आ जाएगा x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 1000। आगे देखिए यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 और डबल 0, तो 2 3 ज़ा 6 और डबल 0 मतलब कि 600, तो 30 इंटू 20 मेरा 600 होता है, इज इक्वल्स टू 1000। x would be equals to 1000 minus 600, it means x is equals to 400। तो मेरा जो फिक्स्ड चार्ज हॉस्टल का देना पड़ रहा है दोनों लड़कियों को वो निकल आता है यहाँ पे कितना, 400। तो आंसर यहाँ पे क्या आ गया मेरा, जो ये इन्होंने पूछा था फिक्स्ड चार्जेस जो हैं वो निकल आए मेरे 400 रुपीज़। और दूसरी तरफ इन्होंने मुझसे पूछा था वेरिएबल फूड चार्जेस, तो वेरिएबल फूड चार्जेस है मेरे यहाँ पे जो हमारी y की वैल्यू निकली थी 30 रुपीज़, लेकिन ये कैसे 30 रुपीज़ पर डे, हर दिन के हिसाब से 30 रुपीज़। यहाँ इसने 20 दिन जो है वो खाना लिया तो इसका चार्ज यहाँ बना 600 रुपये। अभी इस लड़की ने, सेकेंड वाली ने जो 26 डेज खाना लिया था, तो 26 इंटू 3 करेंगे हम, 30 करेंगे हम, तो जो आएगा वो चार्ज बन जाएगा मेरा स्टूडेंट बी का। तो यहाँ पे वेरिएबल फिक्स चार्जेस जो है वो 30 रुपीज़ पर डे के हिसाब से है, लेकिन जो फिक्स चार्ज है वो 400 है, वो देना ही है 1 मंथ का। ठीक है, तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, इजिली सॉल्व भी यहाँ पे हो चुका है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और यूजुअली जैसा होता है वैसे ही कुछ यहाँ हो गया है कि जो हमारा डस्टिंग क्लॉथ है वो गायब हो गया है, तो चलिए उसको ढूंढ कर लेकर आते हैं। चलिए, तो फिर डस्टिंग क्लॉथ मिल गया है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन भी आप पहले ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हो, सेम वही कहानी है कि एक फ्रैक्शन है मेरा जिसमें न्यूमरेटर में कुछ ऐड करने पे वो कुछ बन रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वो कुछ बन रहा है। तो पढ़ते हैं हम उस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं। इट सेज a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 if 8 is added to the denominator, find the fraction। तो हम पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, कह रहा है कि 1 जो है न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट करने से 1/3 बन रहा है और अगर मैं डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देती हूँ तो वही फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है। तो पहले भी कर चुके हैं, क्या करते थे हम ऐसे क्वेश्चन में, लेट न्यूमरेटर बी x, similarly let denominator be y। तो अभी पहली सिचुएशन में वो क्या बोल रहा है, पहली सिचुएशन में बोल रहा है कि मैं न्यूमरेटर में से 1 माइनस अगर कर देती हूँ तो फ्रैक्शन बन रहा है 1/3। ठीक है, इसे रीअरेंज में तुरंत का तुरंत करना चाहूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ये बनेगा 3x - 3 इज इक्वल्स टू वाई, मतलब कि 3x - y इज इक्वल्स टू 3। ये मेरी पहली इक्वेशन जो है यहाँ पे बन के आ गई है। सेकेंड सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो ये कह रहा है कि मेरा y में से अगर मैं 8 प्लस करती हूँ तो यही सेम फ्रैक्शन मेरा 1/4 बन जाता है। तो फिर से सेम वही करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 8, मतलब कि 4x - y इज इक्वल्स टू 8 जो है मेरी सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने बड़ी आसानी से बना लिए। मैं फिर से यहाँ अपना एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगी, आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्सटीट्यूशन, इन दोनों में से जो चाहें वो लगा सकते हैं। मैं एलिमिनेशन लगा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ -y एक जैसा मिल चुका है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं इन दोनों इक्वेशन को जो है वो सब्ट्रैक्ट करके आसानी से निकाल लूँगी आंसर। तो बस वही करूँगी मैं यहाँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए आप यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3x - y इज इक्वल्स टू 3 और दूसरी तरफ है मेरा 4x - y इज इक्वल्स टू 8। सब्ट्रैक्ट करने पे इनके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं,
तो यहाँ पे देखिए 4x में से जब 3x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, पर 4x जो है वो बड़ा नंबर है और उसके आगे साइन माइनस का है, तो इसका मतलब माइनस का x बचेगा। माइनस वाई प्लस वाई 0 हो गया, कुछ नहीं करना। यहाँ पर भी 8 में से 3 जाने पे 5 बचेगा आपका, लेकिन फिर सेम वही कहानी, 8 बड़ा नंबर है और उसका साइन माइनस है, तो आंसर भी आपका -5 होगा। x से x कैंसिल होने पे मुझे x की वैल्यू, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल होने पे x की वैल्यू 5 मिल गई। इजीली इसे कहीं पे भी पुट कराइए, मुझे y की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, मतलब कि 3 × 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 3 5 सा 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई। इधर मैं -3 को ले आई हूँ और y को उस तरफ ले गई हूँ, तो ये मेरा बच गया यहाँ पे 12 इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन क्या था, हमारा फ्रैक्शन बन रहा था यहाँ x अपॉन वाई, क्योंकि न्यूमरेटर x था और मेरा डिनोमिनेटर y था। तो जब यहाँ आंसर लिखने की बारी आएगी तो हम लिखेंगे द फ्रैक्शन विल बी x अपॉन वाई दैट इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 12। तो फ्रैक्शन जो है वो मेरा यहाँ पे 5 अपॉन 12 निकल कर आ गया है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने ऑलरेडी किए हुए थे। तो इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन आया है 10th क्लास के लिए, ठीक है। पर बात क्या है कि ऐसे क्वेश्चन 7 और 8 क्लास में आपने बहुत किए हैं, जब आप इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स ये सारे चैप्टर्स कर रहे थे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ बहुत आते हैं कि एक बच्चे को जो है वो एक करेक्ट आंसर के लिए इतने नंबर मिल रहे हैं, रॉन्ग आंसर के लिए इतने नंबर उसके काटे जा रहे हैं, टोटल इतने नंबर मिले हैं, तो कितने क्वेश्चंस थे टोटल ये आपको पता लगाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप पहले भी बचपन में कर चुके हो, 7th क्लास में, 8th क्लास में। नहीं है याद तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपको यहाँ मेथड समझाती हूँ ताकि आप इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स को भी आसानी से सॉल्व कर सकें। तो यश की बारे में बात हो रही है। पहली सिचुएशन यहाँ पे इन्होंने हमें जो भी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि उसे कुछ क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चंस करने पे कुछ मार्क्स मिल रहे हैं और इनकरेक्ट क्वेश्चन जो है उससे कुछ डिडक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को x और y मान लेते हैं जो हम करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो फिर वही लिख लेते हैं, लेट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस बी x। इसका मीनिंग ये है कि उसने करेक्ट जितने भी क्वेश्चंस किए वो x हैं। मान लीजिए अगर 40 थे उसमें से उसने 10 करेक्ट किए तो वो x के बराबर हो जाता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चंस हो गए x, एंड सिमिलरली लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस बी y। जो गलत क्वेश्चंस कर रहा है वो y हो गए। तो अभी पहली सिचुएशन देखिए, पहली सिचुएशन मेरी यहाँ पर क्या कह रही है, वो कह रही है कि उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं राइट आंसर करने पे, मतलब कि हर एक सही आंसर के उसे 3 नंबर मिल रहे हैं, मतलब कि 3x, ठीक है। हर एक सही आंसर के 3 नंबर मिल रहे हैं, मतलब 3 × x, ठीक है। सिमिलरली उसके मार्क्स काटे जा रहे हैं, यहाँ पे कितने मार्क्स काटे जा रहे हैं, डिडक्ट किए जा रहे हैं यहाँ पर 1 मार्क्स उसके हर एक गलत उसके लिए। तो इसका मतलब कि 1y × 1y, ठीक है। 1y मार्क्स जो है वो यहाँ पर काटे जा रहे हैं उसके, तो वो माइनस हो जाएगा मेरा, -y काटे जा रहे हैं ना, क्योंकि प्लस तो हो नहीं रहे, काटे जा रहे हैं वो, तो -y हम यहाँ पर जो है वो लिखेंगे। 1y लिखो या फिर सिर्फ y लिखो, बात बराबर होती है। और इस सिचुएशन में उसने 40 मार्क्स जो हैं वो स्कोर किए हैं। ऐसी सिचुएशन जब मेरी बनी कि जब उसे 3 नंबर मिल रहे थे हर करेक्ट आंसर के लिए और 1 नंबर उसका कट रहा था हर एक गलत आंसर के लिए, तो इस टाइम पे उसे 40 मार्क्स मिले। तो ये मेरी पहली सिचुएशन आ गई यहाँ पे। अब मैं सेकेंड सिचुएशन पढ़ती हूँ कि अगर क्या होता तो उसे क्या नंबर मिलते। सेकेंड सिचुएशन मेरी यहाँ पर कह रही है कि अगर उसे 4 नंबर मिलते हर एक करेक्ट आंसर के लिए, मतलब कि 4x, और उसके 2 मार्क्स यहाँ पर काटे जाते हर एक गलत आंसर के लिए, तो उसे 50 नंबर यहाँ पे मिल जाते। हमें पता लगाना है कि टोटल कितने क्वेश्चंस थे टेस्ट में, ठीक है। मतलब हमें x और y की वैल्यू दोनों फाइंड आउट करनी होगी और उसके बाद उन्हें प्लस करना होगा। तो यही हमारा यहाँ पे मोटिव है। अब देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन साफ साफ तो नहीं लग पाने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एलिमिनेशन लगाने के लिए 2 जो आपके वेरिएबल्स हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो चलिए मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर देती हूँ।
ताकि आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी थोड़ा सा एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या कर रहे थे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करते थे, आप करते थे x अपॉन सिमिलरली y अपॉन सिमिलरली आपका 1 अपॉन, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला रही हूँ। अब अपॉन में क्या आता था आपका, अपॉन में आपका आता था, पहले क्रॉस बना लीजिए। सबसे पहले हम यहां पर लिखते थे अपना b1 b2, तो b1 b2, यहां पे भी b1 b2, उसके बाद आता था मेरा c1 c2, फिर आता था मेरा a1 a2, ठीक है। तो ये था मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आपको याद नहीं है मैं फिर से याद दिला रही हूँ। अब इन दोनों इक्वेशंस में a1 a2 b1 b2 क्या है वो भी लिख लेते हैं। a1 है मेरा 3, a2 है मेरा 4, x का कोफिशिएंट। सिमिलरली यहाँ पे मेरा b1 है -1 और b2 है मेरा -2, y का कोफिशिएंट। ऐसे ही मेरा c1 है यहाँ पे -40, हमेशा हम इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं, इसका मतलब 40 इस तरफ लेकर आएंगे तो -40, और c2 है मेरा यहाँ पे -50। तो ये हो गया मेरा a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू। अब बस इसको हम पुट कराएंगे यहाँ पे, देखिए x अपॉन b1 इंटू c2 मतलब कि -1 इंटू -50, फिर माइनस c1 इंटू b2 मतलब कि -40 इंटू योर b2 -2, ये आ गया। सिमिलरली y अपॉन में क्या आएगा मेरा, c1 इंटू a2 मतलब कि -40 इंटू योर a2 मतलब कि 4, माइनस यहाँ पे आपका a1 इंटू c2 मतलब कि 3 इंटू c2 -50, ठीक है। सिमिलरली ये इक्वल होता है मेरा 1 अपॉन a1 इंटू b2 मतलब कि 4 इंटू -2, माइनस यहाँ पर आपका a2 इंटू b1 मतलब कि 4, एक सेकेंड, यहाँ पे a1 इंटू b2 था तो ये 3 होगा, 3 a1 इंटू b2 था तो 3 इंटू -2 और यहाँ पे 4 इंटू -1, ठीक है। अब बस एक बार इतना लिख लेने के बाद आपको पता ही है ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए x अपॉन में क्या आएगा, -1 इंटू -50, माइनस माइनस प्लस होता है और 50 इंटू 1 50 हो जाता है, तो ये 50 हुआ। यहाँ पर देखिए -40 इंटू -2 तो 42 जा तो 80 हुआ, पर जब ये माइनस माइनस दोनों हुए तो ये प्लस बनेंगे, बट ओवरऑल यहाँ एक और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस प्लस माइनस, तो आंसर टोटली मेरा -80 आने वाला है। यहाँ इज इक्वल्स टू में है ये y, तो देखिए 40 इंटू 4, 4 4 जा 16 होता है तो -160, ये माइनस का साइन था, यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा और 3 5 जा 15, इसका मतलब है यहाँ 150 प्लस का। सिमिलरली 1 अपॉन देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6, बट माइनस का, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 जा होता है आपका 4, तो ये आ गया मेरा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो x अपॉन -30 आ जाएगा, y अपॉन आपका -10 आ जाएगा और 1 अपॉन आपका आ जाएगा यहाँ पे -2। तो अब ये चीज़ आपको अच्छे से याद होगी कि बस हम इसको इसके इक्वल कराते थे, इसको इसके इक्वल करा देते थे, तो उससे मुझे x और y की वैल्यू मिल जाती थी। मतलब कि x अपॉन -30 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका यहाँ पे 30 अपॉन 2 मतलब कि 15, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 15, 2 1 जा 2 और 2 15 जा 30 होता है आपका। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू देखती हूँ तो y अपॉन -10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 अपॉन 2 मतलब कि y की वैल्यू आ गई आपकी 5। यही आपसे पूछा जा रहा था यहाँ पे कि कितने करेक्ट क्वेश्चंस थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, x और y दोनों को प्लस करके। तो आंसर जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू 15 प्लस 5 मतलब कि 20, तो आंसर यहाँ पे आपका 20 आएगा। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, एक्स और वाई, करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों को प्लस करके जो आ रहा है वही आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बनने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है मेरे यहाँ पर 20। तो आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन मैं पहले पढ़ देती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है प्लेसेस A and B आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन अ हाईवे
one car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? अब यहाँ पे आपके दो प्लेसेस हैं, A है एक प्लेस और एक प्लेस है आपकी B. हाईवे के ऊपर दो प्लेसेस बनी हुई हैं. अभी A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका 100 किलोमीटर्स का. ठीक है, दो कार्स है, कहीं पे भी जो है वो खड़ी हुई हैं और वो खड़े होके जो है अपना चलना स्टार्ट होती हैं. मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है एक कार और दूसरी कार कहीं और से जो है वो स्टार्ट हो रही है. तो एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है, एक यहाँ से स्टार्ट होती है, दोनों की दोनों चलना स्टार्ट हो रही है मेरी. अब चलती हैं जब वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं, जैसे एक तरफ चल रही है जो दूसरी भी उसी तरफ चल रही है, सेम डायरेक्शन में मेरी दोनों की दोनों कार्स जो हैं वो चल रही हैं, तो 5 घंटे में दोनों कार्स मिलती हैं. सिमिलरली अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, इसका मतलब एक कार ने यहाँ से शुरुआत की है और दूसरी कार ने यहाँ से शुरुआत की है और दोनों ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाती हैं अगर, तो इस केस में जो है वो दोनों कार्स मेरी 1 आवर में ही मिल जाती हैं. ठीक है, एक तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और एक टाइम है ऐसा जब वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं. इसका मीनिंग क्या था कि मान लो A और B दोनों के बीच में 100 का डिस्टेंस है, एक कार ने यहाँ से शुरुआत की थी और एक कार ने यहाँ से शुरुआत की थी. जब दोनों इसी डायरेक्शन में चल रही थी तो कहीं यहाँ दूर आगे जाके वो 5 घंटे के बाद जो है वो मिल रही थी एक दूसरे से. तो बस इसी सिचुएशन को हमें यहाँ पे देखना है और पता लगाना है अपना, क्या पता लगाना है कि हमारी दोनों कार्स की स्पीड जो थी वो क्या रही होगी. तो यही हमें पता लगाना है, जो पता लगाना होता है उसी को हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे. तो यही लेट कर लेते हैं अपना, लेट the speed of कार A B x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये स्पीड की डिस्टेंस यूनिट होती है, तो यूनिट भी हम साथ में लिखेंगे. एंड सिमिलरली लेट द स्पीड ऑफ कार B y किलोमीटर पर आवर. अभी देखिए यहाँ पे जब इक्वेशन में बनाऊंगी ना तो कैसे बन रही है, आपको ये समझने के लिए ये जरूरी है देखना कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. अभी स्पीड मैंने यहाँ निकाल ली हुई है अपनी, डिस्टेंस मुझे 100 किलोमीटर्स का बीच में दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है ना, एक बार 5 घंटे बाद मिल रही है, एक बार 1 घंटे बाद मिल रही है. तो उसके हिसाब से इसका मीनिंग क्या हो गया कि स्पीड इनटू टाइम करके मुझे डिस्टेंस जो है वो मिल जाता है. तो वही मैं यहाँ लगा रही हूँ. पहले सिचुएशन में क्या हुआ था, मेरा कार A x किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, डिस्टेंस कितना था यहाँ पे, सॉरी टाइम कितना लगा रही थी, 5 घंटे का, मतलब कि 5x. ठीक है, 5x. अभी मैंने 5x लिख लिया यहाँ पे. अब दूसरा, अब देखिए आप सोचेंगे करना क्या है यहाँ पे, 5x तो मैंने ले लिया पर करूँ क्या, इसको प्लस करूँ या माइनस करूँ. तो हमेशा क्या रहता है मेरा, जब दोनों की दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में चलती हैं, कभी भी आपको ऐसा जब स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन मिलेगा तो सेम डायरेक्शन में अगर चीज़ चल रही है, जैसा मैंने आपको सिचुएशन बताई थी ना कि A भी इसी डायरेक्शन में चली और B भी इसी डायरेक्शन में चली, तब जाके कहीं 5 घंटों के बाद जो है वो यहाँ कहीं पे मिल रही थी. 5 घंटों के बाद जब दो कार्स या दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी जो हम निकालते हैं ना डिस्टेंस, उसे हम माइनस कर देते हैं. ठीक है, ये डिस्टेंस ही तो निकाल रहे हैं स्पीड इनटू टाइम करके. तो 5x माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 5y. टोटल डिस्टेंस इन्होंने दे रखा था हमें 100 किलोमीटर्स. 5y क्यों, क्योंकि सेम B को भी यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर से चल रही है पर कितने घंटे बाद मिल रही थी, वो भी 5 घंटे बाद ही मिल रही थी. तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बहुत ही प्यार से बन जाती. इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते थे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसलिए पहले हम इसे डिवाइडिंग बाई 5 करके, डिवाइडिंग बाई 5 करने से x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100/5 जब आप करेंगे तो 20 आ जाएगा. तो इजी इक्वेशन बन जाएगी. ये हो गया. अभी दूसरे सिचुएशन में क्या हो रहा था, दोनों कार एक दूसरे की तरफ चल रही थी और सिर्फ 1 घंटा ले रही थी. ये रहा मेरा एक कार, दूसरी कार इधर. तो जब दो कार्स आपस में एक तरफ ही अपोजिट डायरेक्शंस में चलती है तो उस केस में हम डिस्टेंस को प्लस कर देते हैं. और दोनों को देखिए आप यहाँ पे 1 आवर लग रहा था, सिर्फ 1 आवर लग रहा था, मतलब कि x इंटू 1 मतलब सिर्फ x, y इंटू 1 मतलब कि सिर्फ y. तो डिस्टेंस मेरा यहाँ पे कितना बन जाता है, ये डिस्टेंस मेरा यहाँ पे बन जाता x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस उतना ही है, डिस्टेंस तो बदला नहीं ना, डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर्स का ही था तो वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है, बस इन्होंने अपनी स्पीड और डायरेक्शन जो है वो चेंज किया है. तो देखिए फिर ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई. इजीली एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ये भी मेरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है. तो बस मैं एलिमिनेशन मेथड ही यहाँ लगाने वाली हूँ, लिख देती हूँ. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि साइन देखिए डिफरेंट है. तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
दोनों को ऐड करने से क्या होता है, साइन भी मेरा चेंज नहीं होगा, नीचे x प्लस एक्स आ जाएगा, 2x माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी प्लस होके 120 बन गए, x आ गया मेरा 120/2 मतलब कि 60। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि मेरी फर्स्ट कार की स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, सेकेंड कार की स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 60 इन इक्वेशन 1, तो 60 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, मतलब कि 60 माइनस 20 इज इक्वल्स टू वाई, तो ये आ गया 40 इज इक्वल्स टू वाई। तो इसका मीनिंग हुआ कि मेरी सेकंड वाली कार की स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर्स पर आवर है। एक मेरी कार जो है वो चल रही है यहाँ पर 60 किलोमीटर्स पर आवर पे और दूसरी 40 किलोमीटर्स पे, तो आंसर आप यही लिखेंगे, स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप सॉल्व करते हैं तो आंसर ऐसे अलग से ज़रूर मेंशन करें ताकि टीचर को आसानी हो देखने में कि आपने क्या सॉल्व किया है, क्या आंसर जो है वो निकाला है। कई बार कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक भी हो जाती है तो भी वो आपको मार्क्स जो है यहाँ स्टेप्स के अच्छे से मिल जाएंगे अगर आपने स्टेप बाई स्टेप सब चीज़ें फॉलो करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन अपना सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ अब मैं आगे बढ़ती हूँ लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के वीडियो के फिफ्थ जो पार्ट है मेरा, फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. तो यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात हो रही है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ रहता है अपना, लेंथ इनटू ब्रेथ जो है वो मेरा एरिया होता है। तो अब हमें करना क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली, इन्होंने एक बार लेंथ को कुछ इंक्रीज डिक्रीज किया, एक बार ब्रेथ को कुछ इंक्रीज डिक्रीज किया और साथ में उससे कह दिया कि एरिया भी मेरा इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो हो रहा है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ वाली चीज को ही यूज करते हुए हम यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो फिर बस जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको बोल ही चुकी हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो फोर्थ का यहाँ पे फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, सिमिलरली लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हमने यहाँ पे अपनी एक्स वाई ले ली। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया कितना हो गया, देखिए इसका मतलब हुआ एरिया हो गया एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा एरिया हो गया। पहली सिचुएशन देखिए, पहली सिचुएशन में वो हमसे कह रहा है कि यहाँ पर अगर मैं अपने एरिया हमारा 9 यूनिट्स कम हो जाता है, अगर लेंथ मेरी 5 यूनिट्स जो है वो कम हो रही है, लेंथ 5 यूनिट्स कम हो रही है मतलब x माइनस 5 हो रहा है। ठीक है, x माइनस 5 यहाँ पे हो रहा है। सिमिलरली उसे मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, ब्रेथ के साथ, लेकिन ब्रेथ मेरी 3 यूनिट्स इंक्रीज हो रही है, मतलब कि y जो भी था उसमें 3 प्लस कर दिया। तो इस पूरे से ओवरऑल मेरा एरिया जो था एक्स वाई जो था वो 9 यूनिट्स कम हो जाता है। ठीक है, यही कह रही थी मेरी पहली वाली सिचुएशन कि एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस होता है अगर लेंथ 5 यूनिट जो है वो कम कर दी जाती है और ब्रेथ 3 यूनिट्स बढ़ा दी जाती है। तो बस हमने वही यहाँ पे किया है। आपको इस इक्वेशन को हमें यहाँ पे अलग से सॉल्व करना होगा। देखिए कैसे होगा, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, x प्लस एक्स इंटू 3 मतलब कि 3x, माइनस 5 इंटू वाई मतलब कि 5, माइनस 5 वाई, माइनस 5 प्लस इंटू 3, तो ये आपका माइनस 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। ठीक है, अभी एक्स वाई इस तरफ एक्स वाई इस तरफ कैंसिल हो जाएगा, आपका दोनों सेम साइन था, तो ये आएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15, मतलब कि 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू प्लस का 6। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई पहली सिचुएशन के हिसाब से। अभी सेकेंड सिचुएशन भी बिल्कुल इसी तरीके की बनने वाली है, उसे भी ध्यान से देखिए। सेकेंड सिचुएशन में क्या कह रहा था, इस बार अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज करते हैं और फिर ब्रेथ को भी इंक्रीज कर देते हैं 2 यूनिट्स, मतलब कि मैंने लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज किया और ब्रेथ को भी 2 यूनिट्स इंक्रीज किया, तो इस केस में जो मेरा एरिया है वो भी इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है, 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज हो जाता है। जो भी एरिया था उसमें प्लस 67 मैंने यहाँ पे कर देना है अपना। ध्यान से समझ रहे होंगे आप इस बात को कि जो भी मेरी यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ मैंने एक्स और वाई ली थी उनमें इंक्रीज या डिक्रीज करने पे एरिया के साथ चेंजेस आ रहे हैं। तो सेम करेंगे यहाँ पे, देखिए एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू प्लस 2 मतलब कि 2x, 3 इंटू वाई मतलब कि प्लस 3y, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67,
एक्स वाई से एक्स वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। ये बन गई आपकी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम किसी भी अपने जो हमारे ऑलरेडी जाने हुए तरीके हैं उनमें से किसी को भी यूज़ करके जो है सॉल्व किया जा सकता है। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैं सोच रही हूँ कि यहाँ लगा लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एलिमिनेशन के हिसाब से तो मेरी इक्वेशंस यहाँ पे बनी नहीं है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाऊंगी। उसके लिए पहले मैं a1 a2 जो है वो लिखना चाहूँगी। a1 हो गया मेरा 3, a2 हो गया 2 कोफिशिएंट ऑफ x, b1 हो गया मेरा -5 और मेरा b2 हो गया +3 कोफिशिएंट ऑफ y, और इसी तरीके से मेरा c1 हो गया इस तरफ आके -6 और मेरा c2 हो गया इस तरफ पे आके -61। ठीक है, तो ये हो गई मेरी a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज। सेम वही काम x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। ठीक है, मतलब कि x अपॉन b1 इंटू c2 b1 इंटू c2। ठीक है, -5 इंटू -61 माइनस यहाँ पे b2 इंटू c1, b2 मतलब कि 3 और c2 आपका b2 इंटू c1 -6। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू y अपॉन c1 इंटू a2 c1 इंटू योर a2 माइनस c2 इंटू a1 मतलब कि -61 इंटू योर a1 जो कि है 3 इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन यहाँ पे a1 इंटू b2 मतलब 3 इंटू 3 माइनस a2 इंटू b1 2 इंटू -5। बस इसको हम तो देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, जो अब तक करते आते हैं बस वही कि x अपॉन इसे सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस जो भी आंसर आएगा प्लस का आएगा, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30 305। सिमिलरली यहाँ पे भी आंसर प्लस का आएगा, 3 6 जा 18 इज इक्वल्स टू y अपॉन 6 इंटू 2 12, लेकिन माइनस का 12, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आएगा आपका 6 मतलब कि 183। ठीक है, सिमिलरली इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जब आप देखेंगे तो 3 3 जा 9 और यहाँ पे प्लस का 5 2 जा 10, तो मतलब 19 टोटल आने वाला है। देखिए पूरा सॉल्व करके यहाँ पे बन जाएगा आपका 8 9 10 11 12 13 3 और यहाँ पे 2 और 3 मतलब 323। यहाँ पर आ जाएगा आपका 183 में से 12 माइनस करके 171 और ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 19। अब इसके आगे क्या करते हैं हम, आपको अच्छे से पता ही है कि इसके आगे हम आराम से अपना इस वैल्यू को इसके इक्वल यहाँ पे पुट कराते हैं, तो मैं ये बिठा देती हूँ और हम इसके आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, क्या बन जाएगा हमारा रेक्टेंगल के डायमेंशंस। तो सबसे पहले x अपॉन 2 323 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 19। इट मीन्स x वुड बी इक्वल टू 323 अपॉन 19, तो ये 19 से कट हो जाता है आपका और इसका आंसर आ जाएगा आपका 17। तो आपकी जो लेंथ आ गई वो आ गई 17 मीटर्स। सिमिलरली y अपॉन 171 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 19, तो y इज इक्वल्स टू 171 अपॉन 19, ये भी 19 से कट हो जाता है, बल्कि ये 19 7 जा होता है हमारा, तो 19 9 जा होता है सॉरी, तो ये आ गया मेरा यहाँ पे 19 9 जा। आप देख लीजिए यहाँ 19 और प्लस करने से 190 बन जाएगा, तो ये 19 9 जा होता है 171, तो ब्रेथ आ गई मेरी 9 मीटर। तो बस यही हमें निकालना था यहाँ पर कि हमारी लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की कितनी होगी। तो जब आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे डायमेंशंस है हमारी कि लेंथ है 17 और ब्रेथ है 9 मीटर्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।